अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम एक चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पहले रेप्लिकेशन का चैप्टर कर चुके हैं। तो कल हम करेंगे ट्रांसलेशन का चैप्टर। तो रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए की डीएनए से सिंथेसिस होती है, ठीक है। वो प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ी थी और यूकैरियोट्स में भी पढ़ी थी। तो आज हमने जो ट्रांसक्रिप्शन करनी है वो भी प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करनी है और यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो इसमें तकरीबन इनिशिएशन, लॉन्गेशन, टर्मिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। उनको हम देखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज क्या है प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर कौन से हैं और वो किस तरह काम करते हैं, और यूकैरियोट्स में प्रमोटर वगैरह और इन्हांसर किस तरह काम करते हैं वो देखेंगे। प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन सिग्नल्स और यूकैरियोटिक टर्मिनेशन सिग्नल में क्या फ़र्क होता है वो देखेंगे। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट कैसा होता है और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट कैसा होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी है कि डीएनए का डीएनए से सिंथेसाइज होना वो रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए का सिंथेसाइज होना ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। और मैसेंजर आरएनए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मैसेंजर आरएनए के अंदर, जो कि आगे प्रोटीन के अंदर कोड होती है। तो डीएनए से डीएनए का सिंथेसाइज होना, फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के जो अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। मसलन ये CGU है, ये आर्जिनिन को कोड कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है? द सिंथेसिस ऑफ वन आरएनए मॉलिक्यूल यूजिंग वन ऑफ द टू डीएनए स्टैंड एज ए टेम्पलेट बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये आप देखें, ये जो नीचे वाली स्टैंड है ये टेम्पलेट स्टैंड है और ये ऊपर वाली नॉन टेम्पलेट स्टैंड है। तो सिंथेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है नॉन टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, ठीक है। ये आप देखें, ये एलांगेशन हो रही है आरएनए की। तो इसमें क्या होता है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसको जो है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है। जहाँ पे टी आता है वहाँ पे वो ए लगा देता है, यहाँ पे ए आता है वो उसकी जगह टी लगनी चाहिए तो वहाँ पे यू लग जाता है। तो जहाँ पे भी ये ए के साथ टी लगनी होती है वहाँ पे यू आ जाता है, और इस तरह मैसेंजर आरएनए और दूसरे आरएनए सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में? ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी है, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही जगह पे हो रहा होता है, प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह पे हो रहा होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो जाके साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरएनए सिंथेसिस इज डीएनए डिपेंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। व्हाई इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडिंग आरएनए पॉलीमरेज? क्योंकि ये डीएनए की टेम्पलेट को यूज कर रहा होता है। द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज ए मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन ऑफ 480 किलो डाल्टन। ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक एनटीपी को ऐड करता है हर रिएक्शन के दौरान। इसमें आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसका क्या काम है? तो ये सात इसके काम है। रिक्वायर नो प्राइमर फॉर पॉलीमराइजेशन, रिक्वायर डीएनए फॉर एक्टिविटी एंड इज मोस्ट एक्टिव विद डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए टेम्पलेट, ठीक है। इसमें 5 to 3 प्राइम एंड सिंथेसिस होती है। रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस फॉर आरएनए सिंथेसिस एक्टिविटी, यानी कि मैग्नीशियम को फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज का। इसमें लेक्स इसके ऊपर 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और अगर एरर रेट इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एरर रेट भी होता है क्योंकि इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। यूजली आर मल्टीपल सब यूनिट एंजाइम। इसमें आप देखें 2 अल्फा सब यूनिट है, 2 बीटा सब यूनिट है और एक मेगा है, और सिग्मा फैक्टर जो है वो जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को हॉलो एंजाइम में कन्वर्ट करता है।
तो आरएनए पॉलीमरेज के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये 5 ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, तो इसमें 5 डिफरेंट सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा, मेगा और ये आपके पास सिग्मा फैक्टर है। तो अल्फा सब यूनिट का क्या काम होता है, डिटरमिन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड, और बीटा सब यूनिट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, और बीटा प्राइम बाइंड एंड ओपन द डीएनए टेम्पलेट। ये क्या करता है, डीएनए को बाइंड करता है और उसको ओपन करने में हेल्प आउट करता है। जिस तरह रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए ए प्रोटीन जो है वो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन को बाइंड करता है और वो उसको ओपन करता है, इसमें ये बीटा प्राइम का रोल होता है। सिग्मा फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर सीक्वेंस फॉर द सिंथेसिस इनिशिएशन। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर के बगैर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फंक्शनल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, और मेगा सब यूनिट पैकिंग में हेल्प आउट करता है। तो ये आपकी प्रमोटर रीजन है जिसमें ये -35 डाउनस्ट्रीम रीजन है, सॉरी अपस्ट्रीम रीजन है -35 का। इसमें कंसेंशन सीक्वेंस वो होती हैं जो सेम रहती हैं। टी टी गाका ये है -35 है, और टाडा 8 बॉक्स होता है ये -10 है। ये इसके आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ये प्रमोटर रीजन होता है। ये देखिए प्रमोटर रीजन जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रमोटर इन्हांसर और एक्टिवेटर ये यूकेरियोट्स के अंदर सीक्वेंस होती हैं। ये जीसी बॉक्स है, कैट बॉक्स है, टाटा बॉक्स है, ये 3 तरह के बॉक्स आते हैं, ये प्रमोटर रीजन है। ठीक है, फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट है और उसके बाद इसके इन्हांसर और एक्टिवेटर आते हैं यूकेरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स में अगर देखें तो टाटा बॉक्स जिसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, दिस इज स्ट्रेच ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 5 प्राइम एंड के ऊपर टाटा एट, ये आप देख सकते हैं ये टाटा बॉक्स है। तो ये इससे आगे जो है ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। -35 सीक्वेंस ये भी अपस्ट्रीम रीजन में होती हैं, 5 प्राइम एंड के ऊपर टी टी जी गाका होता है, ये भी about 35 bases to the left of the transcription start site। ये 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट है, और ये 35 बेसेस अभी आनी है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रोमोटर बाइंडिंग, डीएनए आयन बाइंडिंग, आरएनए चेन इनिशिएशन, आरएनए चेन एलॉन्गेशन एंड आरएनए चेन टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स में क्या है, इनिशिएशन फेज है, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द प्रमोटर एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। फिर एलॉन्गेशन फेज में क्या होता है, द आरएनए स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप द सिंथेसिस एंड द नेसेंट आरएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स फॉर बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट, इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन। The process of elongation is highly conserved between the prokaryotes and eukaryote, but the initiation and termination are somewhat are different। प्रमोटर फैक्टर भी, प्रमोटर रीजन भी डिफरेंट होता है। ठीक है, फैक्टर भी डिफरेंट होते हैं, वो हम देखेंगे किस तरह है। तो इनिशिएशन कैसे होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द, ये जो बॉक्स होता है टीटी गाका रीजन -3 प्राइम एंड के ऊपर, -35 सीक्वेंस के ऊपर, एंड स्लाइड टू द टाटा एट बॉक्स रीजन विच इज -10 सीक्वेंस। ये अपस्ट्रीम रीजन सीक्वेंस है। देन ओपन द डीएनए डुप्लेक्स, द अनबाउंड रीजन इज अबाउट 17 बेस पेयर। ये आप देख सकते हैं, ये अनबाउंड रीजन है, उसमें बीटा प्राइम ये अनबाउंड होने के लिए बड़ा हेल्प आउट करता है, हेलिकेज रोल प्ले करता है। The first nucleotide on the RNA transcribe is always purine triphosphate। ये हमेशा या तो जीटीपी की फॉर्म में होता है या एटीपी की फॉर्म में होता है। ठीक है, द पीपीपी जीपीएन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मीन्स ऑन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट अंटिल द आरएनए सिंथेसिस इज कंप्लीटेड। ये रहेगा जब तक आरएनए सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती है। 3 मॉलिक्यूल फॉर्म ए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स, वो कौन कौन से हैं, उसमें आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए है, और ये आपका पीपीपी जीपीएन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला न्यूक्लियोटाइड है।
नो प्राइमर इज नीडेड फॉर द आरएनए सिंथेसिस, इसमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। द सिग्मा फैक्टर फॉल्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, जब सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो सिग्मा फैक्टर जो है वो सिग्मा सब यूनिट वो निकल जाता है। Once the first 3 to 5 phosphodiester bond is formed, the core enzyme moves along the DNA template to the enter the elongation phase. तो लॉन्गेशन फेज में क्या होता है, एनटीपीज ऐड होती हैं, डी एनटीपीज वो रेप्लिकेशन में आती हैं, यहाँ पे एनटीपीज ऐड होती हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, वो 4 तरह के होते हैं। द रिलीज ऑफ द ये जो आपका सब यूनिट है अल्फा, सॉरी इसको क्या कहते हैं, कौन सा सब यूनिट है ये, जब रिलीज होता है काजेज द कॉन्फ़िगरेशन चेंज ऑफ द कोर एंजाइम। तो ये जब सिग्मा सब यूनिट रिलीज होता है तो ये कन्फर्मेशनल चेंज करता है। द कोर एंजाइम स्लाइड ऑन द डीएनए टेम्पलेट टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। तो इसमें ये आप देखें कि एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाता है। RNA polymerase DNA segment of 40 nucleotide and the nascent RNA form a complex called the transcription bubble। ये जो complex बनता है इसको हम transcription bubble कहते हैं, जिसमें DNA का 40 न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट भी इन्वॉल्व होता है। The 3' end sequence of the nascent RNA hybridizes with the DNA template and the 5' end extend out of the transcription bubble as a synthesis is a processing। और इस तरह मैसेंजर आरएनए, ये आप देखें ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ये इसका 3' एंड है और ये रिएक्शन है, ठीक है, सिंथेसिस की। तो इसमें आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बनता है 8 बेस पेयर का ये, और इसके आगे सिंथेसिस होती रहती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल है और नेसेंट आरएनए बनता रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये सिग्मा फैक्टर रिकग्नाइज करता है प्रोमोटर रीजन को, और आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर रीजन के ऊपर लग जाता है। फिर जो बीटा प्राइम सब यूनिट है वो डीएनए को सेपरेट करता है, और यहाँ से फिर जो आरएनए की सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर जब सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो सिग्मा फैक्टर उतर जाता है और फिर आरएनए बन के उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। टर्मिनेशन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए की होती है वो कैसे होती है, द आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स द मूविंग ऑन द डीएनए टेम्पलेट, द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स फॉल्स अप फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन कम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो निकल जाता है। तो इसमें रो डिपेंडिंग फैक्टर भी आ जाते हैं और रो इंडिपेंडेंट फैक्टर भी आ जाते हैं। रो फैक्टर कौन सी है, रो प्रोटीन जो है वो एक हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, और वो जो है वो हेलिकेज वाली एक्शन भी रखती है और एटीपीएज यानी कि इस लिंकेज को तोड़ने का भी रखती है। तो टर्मिनेशन रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, द टर्मिनेशन सिग्नल इज ए सेक्रेच ऑफ 30 to 40 nucleotide on the RNA transcript consisting of many GC and followed by a series of U sequence। इसमें GC और U sequence होते हैं जो कि टर्मिनेशन का काम करते हैं। The sequence specificity of this nascent RNA transcript will form a particular stem loop-like structure to terminate the transcription। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो ये जो आप जी और सी सीक्वेंस हैं ये आपके आपकी स्टैम्प बना रही है, और ये देख रहे हैं हेड कौन सी चीज़ बना रही है, मैनी CUAA सीक्वेंस। तो हेयर पेन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि टर्मिनेशन के अंदर आगे रोल प्ले करता है। तो क्लीवेज ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस 5S 16S एंड 3S ribosomal RNA molecule and a transfer RNA molecule spacer region are shown in the yellow। ये आप देखें ये येलो स्पेसर रीजन है, यहाँ पे हमेशा स्प्लाइसिंग होती है यानी कि कटिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। और आप देखें ये राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए बिल्कुल छोटा सा होता है, ये भी राइबोसोमल आरएनए, ये भी आपका राइबोसोमल आरएनए है। ये आप देखें सबसे पहले मिथाइलेशन होती है, ठीक है। मिथाइलेशन के बाद प्री राइबोसोमल आरएनए की मिथाइलेशन के बाद क्या होता है, मिथाइल ग्रुप की एडिशन होती है। तो इसमें क्या होता है आगे फिर जब मिथाइलेशन हो जाती है फिर वहाँ पे क्लीवेज होती है, ठीक है।
क्लीवेज के बाद आपके पास आ जाते हैं प्रो राइबोसोमल आरएनए, प्रो ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। फिर उनकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस जो है वो कट होती है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियसेस। इनहिबिटर कौन से हैं? रिफाम्पिसिन है, ये बीटा सब यूनिट को ब्लॉक करती है। स्टेप्टो लिपिडिजिन है, ये भी बीटा सब यूनिट को ब्लॉक करती है। एक्टिनोमाइसिन, ये भी जीसी बेस पेयर के ऊपर आग लगती है और ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है। ये आपके पास कार्डिसिपिन है, ये भी इलांगेशन फेज को ब्लॉक करती है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्वाइट डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट प्रोमोटर रीजन है और इसमें डिफरेंट पॉलीमरेजेस का रोल है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसफर आरएनए और थोड़ा सा राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये सेंट्रल है, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए जो कि एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, आगे प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये 12 सब यूनिट एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज 2 रिक्वायर एन एरे ऑफ अदर प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन कम्प्लेक्स। अगर आप आरएनए पॉलीमरेज 1 को देखें तो इसके 14 सब यूनिट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 को देखें तो इसके 12 सब यूनिट होते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज 3 को देखें तो इसके 15 सब यूनिट होते हैं। अब इसकी एक हम माइंड के ऊपर वीडियो परफॉर्मेंस भी करेंगे, तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा यूकैरियोट के अंदर किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये जो अल्फा माइनेटन है, ये पॉलीमरेज 2 को, आरएनए पॉलीमरेज 2 को ब्लॉक करती है, जो कि आगे एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही होती है, जिसकी वजह से डेथ जल्दी हो जाती है। अब यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, इसमें जीसी बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जी होते हैं और एक सी होता है। ये -110 के ऊपर होते हैं। एक कैट बॉक्स होता है, ठीक है, जो कि -70 के ऊपर होता है। और एक टाटा बॉक्स होता है जो -30 जो है ना अपस्ट्रीम रीजन के ऊपर, ये सारे होते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट डाउनस्ट्रीम रीजन के ऊपर है। ये आप देखें टाटा बॉक्स है -25 to 30 सीक्वेंस के ऊपर होता है और इसके आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही होती है। कैट बॉक्स इससे थोड़ा दूर होता है, ये -70 to 80 न्यूक्लियोटाइड, ये इसमें सी कैट है। जीसी बॉक्स इसमें ये आप देखें एक सी और का जी पोर्शन है -10 के ऊपर। इन्हांसर भी बहुत ज़्यादा और आम रोल प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए। इन्हांसर एलिमेंट आर द सीक्वेंस लोकेटेड इन ए वैरायटी ऑफ रीजन ऑफ जीन्स बोथ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द transcription start side and even within the transcription portion of the some genes। आपको पता है कि 95% जो है वो एक्सोनिक सीक्वेंस होती हैं, एंट्रोनिक सीक्वेंस होती हैं और 5% सिर्फ एक्सोनिक सीक्वेंस होती हैं। और इन्हांसर फैक्टर का क्या काम है? ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ये आप देखें, ये अपस्ट्रीम रीजन में ये प्रोमोटर रीजन आ जाता है और डाउनस्ट्रीम जहाँ पे एक्सॉन्स और एंट्रोनिक सीक्वेंस आ जाती हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से हैं? आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड टू द प्रमोटर सीक्वेंस डायरेक्टली, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एसोसिएटेड विद 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो कौन कौन से हैं? ए, बी, डी, ई, एफ एंड एच। इसमें एच का बहुत ज़्यादा आम रोल है, वो कैसे है वो हम देखेंगे। जिसमें पॉलीमरेज 2 है, कैटालाइज आरएनए सिंथेसिस, और ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, क्योंकि ये टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, ठीक है। ये रोल हम पढ़ेंगे वीडियो के अंदर इन सब फैक्टर्स के और एलांगेशन फैक्टर्स के। तो सबसे पहले क्या होता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आ जाती है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड टू द टाटा बॉक्स। तो सबसे पहले ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का रोल होता है, ठीक है, जो के रिकग्नाइज करते हैं टाटा बॉक्स को। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए और बी ये बाइंड करते हैं, जो पहले से लगा होता है डी फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। इसके बाद
ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 एफ है, ये आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स को बाइंड करता है बी के साथ। यानी कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको एफ लेके आता है और लगाता कहाँ पे है, बी के साथ बाइंड करता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F2 और Fp ओपन करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, यानी कि इसके अंदर हेलिकेज का फंक्शन होता है। और H का क्या रोल होता है, प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स को कंप्लीट करता है। और असल में यहाँ से फिर बेंडिंग होती है, जब ये दो लगते हैं तो ये जो डीएनए है बेंड करता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स है वो एक्टिव हो जाता है। डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये क्या बना रहे हैं, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स की तो ये सारी चीज़ें ये प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना रही हैं। इसमें डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स है। फास्फोराइलेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, तो इसमें जो फास्फोराइलेशन करने वाला फैक्टर होता है वो एच होता है। इसके अंदर काइनेज एक्टिविटी होती है जो कि सी टर्मिनल डोमेन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की तो 2 की वो उसकी फास्फोराइलेशन करता है, जिसकी वजह से ये हाईली एक्टिव हो जाता है और लॉन्गेशन जो है सिंथेसिस जो है वो तेज़ हो जाती है। ओनली द आरएनए पॉलीमरेज कैन मूव द डाउनस्ट्रीम स्टार्टिंग द लॉन्गेशन फेज। बकाया सारे फैक्टर एक को छोड़ के, एक दो को छोड़ के बकाया सारे फैक्टर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर फॉल ऑफ द प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स ड्यूरिंग द अलोंगेशन फेज। ये आप देखें, ये सारे फैक्टर उतर जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर रह जाता है, ठीक है, जो ये लगा हुआ है TF2F, ठीक है। तो ये जो है ये रह जाता है, ये और ये फिर इसकी एलोंगेशन होती है। टर्मिनेशन, व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द टर्मिनेटेड रीजन ऑफ द डीएनए, द पॉलीमरेज रिलीज द मैसेंजर आरएनए। टर्मिनेशन सीक्वेंस कौन कौन सी है, जिसमें पोली ए और इसके बाद एक टी इसके अंदर होता है, फॉलोड बाय जीटी रिपीट्स। इसमें बहुत ज़्यादा फिर एंड के ऊपर टर्मिनेशन के ऊपर जीटी रिपीट्स आते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2F, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ लगा रहता है, बकाया सारे फैक्टर थ्रू आउट द एलोंगेशन उतर जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2 इज ग्रेटली इनहांस्ड बाय द प्रोटीन कॉल्ड एलोंगेशन फैक्टर्स। ठीक है, वो एलोंगेशन फैक्टर कौन कौन से हैं वो हम एक वीडियो में देखते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये आप देखें, आपके पास डीएनए टेम्पलेट है, यहाँ पे ये प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना है, फिर आरएनए की सिंथेसिस हुई है, फिर 5 प्राइम एंड के ऊपर कैप आ गई है, 3 प्राइम एंड के ऊपर पोली ए टेल आ गई है, और इस तरह मैसेंजर आरएनए कंप्लीटली सिंथेसाइज हुई। इनहिबिटर कौन से हैं, मिटोमाइसिन, ये क्या करता है, इंटरक्लेट कर देता है डीएनए के साथ और ब्लॉक करता है ट्रांसक्रिप्शन को, इसको एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। इसके अलावा एड्रियामाइसिन है, ये भी इनहिबिट करता है इनिशिएशन फेज को और प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D को विद आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। इसी तरह साइक्लोस्पोरिन है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है जो कि TCL के अंदर होती है। इसके अलावा DRP, ये भी इलांगेशन फेज के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है। इसके अलावा ये भी इनहिबिट करती है एलांगेशन फेज को, ये भी करती है ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन को। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है, ये पोली ए टेल का आना और कैप आना, गुआनिन की कैप का आ जाना 5 प्राइम एंड के ऊपर, तो ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। द नेसेंट आरएनए आल्सो नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी modified to become functional messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal. These modification is critical to the eukaryotic system. For example, addition of 5 prime end cap facilitate the binding of ribosome to the 5 prime end of the messenger RNA, increase the messenger RNA stability एंड इन्हांसेस द आरएनए स्प्लाइसिंग, यानी कि आरएनए स्प्लाइसिंग को बढ़ाने के लिए। द 3 प्राइम एंड क्लीवेज एंड एडिशन ऑफ पॉलीएटेड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए, फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू द मैसेंजर आरएनए। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है कि जो इंट्रोनिक सीक्वेंस होती है वो रिमूव होती हैं, ठीक है, और प्री मैसेंजर आरएनए फिर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए एडिटिंग अल्टर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए।
तो मॉडिफिकेशन ऑफ ये जो आपका हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए होता है जो कि प्री प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए इसको कहते हैं, ठीक है। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए आर लार्जर देन मैच्योर मैसेंजर आरएनए बाय मैनी फोल्ड। मॉडिफिकेशन इसमें क्या आती है, कैपिंग एट द 5 प्राइम एंड टेलिंग एट द 3 प्राइम एंड मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग आरएनए एडिटिंग। तो ये आप देखें, ये जो इंट्रोनिक सीक्वेंस है ये पहले रिमूव होती हैं। ये इंट्रोनिक सीक्वेंस मैंने कहा था 95% इंट्रोनिक सीक्वेंस होती है यूकेरियोट्स के अंदर, जो कि रिमूव होनी चाहिए बिफोर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आप देखें, ये इंट्रोनिक सीक्वेंस पहले रिमूव होती हैं, फिर पॉली ए टेल आती है और 5 प्राइम के ऊपर कैप आ जाती है। ये आप देखें, ये कैप आ गई, ठीक है। गुआनोसिन की जो मिथाइलेशन वाली कैप आ गई न्यूक्लियोटाइड के ऊपर और उसने इसको सेव किया। तो कैप का क्या रोल होता है, वो आगे ट्रांसलेशन में भी हेल्प आउट करती है। द कैप स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए विल by the cap binding protein required for translation. The capping occur prior to the splicing. तो स्प्लाइसिंग से पहले जो है वो कैपिंग होती है, ठीक है। तो ये आप देखें, पॉली ए टेल आती है पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। ये स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इसमें स्प्लाइसोसोम का रोल होता है। स्प्लाइसोसोम कौन सी होती है, इसमें डिफरेंट प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। The structural genes are composed of coding and non-coding intron regions are alternatively separated, ये आप देख सकते हैं। तो स्प्लाइसिंग ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए जिसको कहते हैं इंट्रॉन और इंटरवेनिक सीक्वेंस जो है वो कट होती हैं। तो इंट्रोनिक सीक्वेंस के स्टार्टिंग की क्या इंडिकेशन होती है, वे ये 5GU से स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं 3 प्राइम ए जी के ऊपर, यानी कि 5 प्राइम में GU से स्टार्ट होती हैं और 3 प्राइम एंड के ऊपर AG पे खत्म होती हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स from pre-messenger RNA and is carried out by small nuclear complexes spliceosomes। ठीक है, spliceosome में क्या होता है, the spliceosome is a large protein RNA complex in which splicing of pre-messenger RNA occur। The spliceosome is made up of specialized RNA and protein complexes। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं and small nucleoprotein न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इनको हम स्नैप्स भी कहते हैं। ईच स्मॉल न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कंटेन आरएनए विद 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड नोन एज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो इसमें ये आ जाते हैं 5 SNRNA, उसमें U1 U2 U4 U5 and U6 involved in splicing reaction are generally found in the abundance in eukaryotic nucleotides। Splice sites of introns are recognized by ये जो आपके SNRNAs होते हैं, ठीक है, ये रिकग्नाइज करते हैं प्रोटीन। ये जो SNRP प्रोटीन स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन जो होती हैं ये रिकग्नाइज करती हैं। सबसे पहले क्या होता है, U1 एंड U2 ऐड होते हैं ATP की मौजूदगी में, ठीक है। U1 GU यानी कि स्टार्ट सीक्वेंस के ऊपर लग जाता है, जो इंट्रोनिक सीक्वेंस है, और इसमें A सीक्वेंस होती है, इसके ऊपर U लग जाता है। फिर एडिशन होती है AT की मौजूदगी में U4 U6 एंड U5 की, ठीक है। ये U4 और U6 इकट्ठे होते हैं और U5 GU और A के पास आकर लगता है, ठीक है। अब ये जो इन सब स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का क्या रोल होता है, ये इंट्रोनिक सीक्वेंस को इकट्ठा करके हेयरपिन लूप लैरिएंट स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है। और ये लैरिएंट स्ट्रक्चर फिर टूटता है और ये जो एंड के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये यहाँ से फिर जाके 5 प्राइम एंड के ऊपर फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है और ये इंट्रोनिक सीक्वेंस रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ these 5 स्मॉल राइबोन्यूक्लियो RNAs जो होते हैं ये इसको रिमूव कर देते हैं, प्रोटीन ये इनको रिमूव कर देते हैं। सेल्फ सप्लाइजिंग इंट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं कि पहले इंट्रॉन्स का लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 प्राइम वाले फास्फेट ग्रुप के साथ मिल के फास्फोडाइएस्टर ग्रुप बनाता है और ये इंट्रॉन्स खुद बहुत रिमूव हो जाते हैं। तो जो खुद बहुत होते हैं उनका 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक तो ये
इंट्रॉन्स के सेंटर के साथ पहले बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। ये यहाँ से फिर क्लीवेज होती है, क्लीवेज हो गई, फिर ये वाला जो इसका 3 प्राइम एंड इसके 5 प्राइम एंड फास्फेट ग्रुप के साथ लगता है और इस तरह ये इंट्रॉन्स रिमूव हो जाता है। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन। अभी हम एक वीडियो से आपको यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में अगर देखें तो इसमें 1 आरएनए पॉलीमरेज होता है और यूकैरियोट में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। जो और आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन को देखने के लिए, ठीक है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है और मैसेंजर आरएनए के पास एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का सारा तरीकाकार मौजूद होता है। तो आगे हम चलते हैं, तो ये आपके पास मैनी अदर फैक्टर प्रोटीन्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उनको हम देखेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है तो ये पॉलीमराइजेशन के रोल करता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो है उसको टीएफ कहते हैं, ये टीएफ2, ठीक है, क्योंकि ये तो पॉलीमरेज 2 के ऊपर जाके लगते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ए बी डी ई एफ एच ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मेमोराइज करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को इजीली इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ए से एप्पल, बी से बॉल, डी से डॉग, ई से एलिफेंट और एफ से फैन और एच से हेलीकॉप्टर, ये ऐसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और ये किस तरह लगते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि TF2D आके ये टाटा सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये 14 न्यूक्लियोटाइड की प्रमोटर सीक्वेंस है, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं जिसको आप अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये टाटा सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है TF2D और इसमें टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का भी रोल होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और TF2D ये टाटा सीक्वेंस को टाटा बॉक्स सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और यहाँ पे आके ये क्या करता है बेंड कर देता है डीएनए को। ये जो दोनों टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जिसकी वजह से जो अगले फैक्टर हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए और बी इनके लगने का जो है सिलसिला वो इजी हो जाता है, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए है वो लग जाता है जाके ये डी के साथ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी जो है ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके लग जाता है। तो ये प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स है। फिर आरएनए पॉलीमरेज है ये TF2B के साथ जाके लगता है, ठीक है। और फिर एक फैक्टर जो एंड के ऊपर पाया जाता है हेलीकॉप्टर, ये फैन फैन जो है वो इसके साथ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज इधर आके लग जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ है ये इधर आके लग जाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इधर आके लग जाता है। आगे एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एच होता है वो आके लगता है और प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये सॉरी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ई एलिफेंट ये लॉन्गेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये आगे फिर इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच ला के लगता है जिसके अंदर 9 सब यूनिट होते हैं और ये सबसे बड़ा होता है। इसमें 2 एक्टिविटी होती हैं, एक हेलिकेज एक्टिविटी और दूसरा एटीपीएज एक्टिविटी, ठीक है। एक हेलिकेज एक्टिविटी होती है और दूसरा एटीपीएज की एक्टिविटी और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है और यहाँ से फिर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक और एक्टिविटी होती है काइनेज एक्टिविटी जो कि सी टर्मिनल जो होता है आरएनए पॉलीमरेज का उसकी फास्फोरिलेशन करता है जिसकी वजह से वो हाईली एक्टिव हो जाता है लॉन्गेशन फेज के अंदर।
सिंथेसिस फेज के अंदर। इसमें सीरीन रेजिडी होती हैं, इसकी सी टर्मिनल के जो फास्फोरिलेशन होती है और फिर वहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, ये फास्फोर इसमें ये क्या है, द डॉग ईट द एप्पल। ठीक है, ये जो डी है ये इसके साथ ही ये लगता है, इसलिए वो कह रहा है द डॉग ईट्स द एप्पल एंड प्ले विद द फुटबॉल। ठीक है, एंड डी जो है वो ए के भी साथ लगता है और बी के साथ जाके खेलता है। और जो एफ है, ही गेट्स ट्राइड एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द फैन। ठीक है, वो फैन के सामने जाके बैठ जाता है। और एलिफेंट क्या कहता है, व्हेन ही सीज द एलिफेंट। ठीक है, तो ये जो एफ है वो फैन के सामने आके बैठ जाता है। और हेलीकॉप्टर क्या करता है, ही रन्स अवे इन हेलीकॉप्टर, और 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। एलिफेंट जो है ये इसके ऊपर आके बैठ जाता है और उड़ जाता है, यानी कि ये जो एफ एच है ये 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हेलिकेज वाला और फास्फो फास्फाटेज यानी कि एटीपीएस का फंक्शन प्ले कर रहा होता है। तो ये सारे हैं इसमें रोल इसका। जो ये आप देख सकते हैं, ये लॉन्गेशन फैक्टर है जिसमें टी एफ ई बी और टी एफ टू एस है। ये लॉन्गेशन फैक्टर शायद प्रेजेंटेशन में मेंशन एक ही जगह पे है। तो सबसे पहले टी एफ ई बी ये इसके ऊपर आके लगता है और काइनेज एक्टिविटी होती है और ये फास्फोराइलेशन करता है सीरीन रेजिड्यू की वजह से। सीरीन रेजिड्यू की और लॉन्गेशन और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये एलांगेशन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन एलांगेशन फैक्टर बी है, ये फास्फोराइलेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है जिसकी वजह से एलांगेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s एलांगेशन फैक्टर है। ठीक है, ये भी जो है वो एलांगेशन को इन्हांस कर देता है। ये भी क्या कर देता है, एलांगेशन को इन्हांस कर देता है। ठीक है, ये इधर आके लगता है और एलांगेशन को और ये आगे जो है आरएनए पॉलीमरेज जाता रहता है। आगे है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, 5 प्राइम एंड के ऊपर कैप आती है और 3 प्राइम एंड के ऊपर पॉली ए टेल आती है। ठीक है, कैप तो पहले ही आ जाती है, लेकिन जो टेल आती है वो आफ्टर सप्लाइसिंग, यानी कि इंट्रोनिक सीक्वेंस रिमूव होती है तो फिर आगे टेल आके लगती है। ये आप देखें न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, ट्राईफास्फेटेज एंजाइम की मौजूदगी में से एक फास्फेट जो एंड वाला तीसरा फास्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। फिर इसके ऊपर ग्वानिन आके लगेगी, ग्वानिन मोनोफास्फेट, और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा मिथाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में, और इस तरह कैप आ जाएगी। और कैप आने की वजह से फिर अगर ये कैप नहीं आएगी तो आगे ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि कैप रिकग्नाइजिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसलेशन आगे स्टार्ट करती हैं। तो ये आपकी क्या है, कैप आ गई है। ठीक है, इसके बाद स्प्लाइसिंग होती है और ये आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये टर्मिनेशन, इसमें क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर होते हैं और क्लीवेज एंड पॉलीडाइनेशन स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं जिसमें पॉली ए टेल आ जाती है। इसमें स्प्लाइसोसोम का रोल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो किस तरह इंट्रोनिक सीक्वेंस को रिमूव करते हैं। ठीक है, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर है और क्लीवेज एंड पॉली एडिनालेशन स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो पॉली ए टेल ऐड करते हैं पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की मौजूदगी में, और इस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। दैट्स ऑल। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये अगर चैप्टर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।